बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स का ये लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे। हाफ टॉपिक ही हो गया था, हाफ रह गया था। इसमें से हम आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाएगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस आपके पास क्या है? ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 पायरुविक एसिड के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, आपने डायग्राम में देखा होगा कि पायरुवेट लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पायरुवेट और पायरुविक एसिड एक ही चीज़ है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान 2 एटीपी और 2 एनएडीएच बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो जाता है। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस था। अब हम देखेंगे क्रैब साइकिल। अच्छा जी, डायग्राम जो मैंने यूज़ किया है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही ली हुई है ताकि आप लोगों को ज़रा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो ये वाटर मार्क मैंने नहीं हटाया है, ठीक है, बस मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। तो क्रैब साइकिल देखेंगे कि जब आप ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है। क्रेब्स साइकिल के पहले पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनएडीएच बनाता है। ठीक है, क्रैब साइकिल रिएक्शंस का एक ऐसा कह लें कि साइकिल है जो कि किसने डिस्कवर किया था? वो सर हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इस साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के नतीजे में एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 जैसे एंजाइम रिच कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, ये आपका क्रैब साइकिल था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन्स पर होता है। इस प्रोसेस में एनएडीएच और एफएडीएच2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करके वापस एनएडी और एफएडी बना देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड नॉइज ना अपने जो है करनी है इग्नोर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आगे मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी बनाने के लिए यूज होती है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेसेस का हम जरा रैप अप देख लेते हैं कि सबसे पहले है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज है वो ब्रेक होके 2 पायरुवेट और 2 एटीपी और 2 एनएडीएच बना रहा है। क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है? ये क्रैब साइकिल होता कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 बन रहा है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको साइट ऑफ ऑकरेंस पता होनी चाहिए सही, और इसका इंडिविजुअल जो है ना प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, अच्छा हम कहाँ थे? हाँ, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। एनएडीएच और एफएडीएच2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और एटीपी बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेती है। तो ये आपका ओवरव्यू था। अब हम देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेटरी एनर्जी का यूज़ किया है। एटीपी जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने और मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। सब्सटेंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है एटीपी से होता है। बायोमोलिक्यूल्स बनाने में एटीपी का यूज़ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल्स माइटोसिस के लिए एटीपी चाहिए। नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने में एटीपी यूज़ होता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एटीपी चाहिए। बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट एलिमिनेट करने में जो है ना में एटीपी का रोल होता है। ठीक है, तो ये आपने यूज़ देख लिया। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं एनाएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का। मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है डिफरेंस बिटवीन आपका ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ होगी नहीं जो आपको ना समझ में आ रही हो। अगर आप टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म देखें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट देखें तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है वो एज अ बॉन्ड एनर्जी स्टोर हो रही है और रेस्पिरेशन में ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो एटीपी में ट्रांसफॉर्म हो रही है।
ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ बैक्टीरिया हैं और सारे एल्गा और सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। रेस्पिरेशन तो सारे ऑर्गेनिजम्स में हो ही रही है, ठीक है। साइटो ऑफ ऑकरेंस देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन वाले पार्ट्स हैं उसमें हो रहा है। रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। टाइम ऑफ ऑकरेंस आप देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में हो रहा है और रेस्पिरेशन तो ऐसी बात है हर टाइम ही होगी। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में आए कि फोटोसिंथेसिस के 2 मैकेनिज़्म थे, एक डायरेक्ट रिएक्शन था, एक लाइट रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन तो ज़ाहिर-सी बात है डे टाइम में होगा, लेकिन वो जो है डार्क रिएक्शन वो नाइट टाइम में हो सकता है या नहीं? तो वो नहीं हो सकता बिकॉज़ उसके लिए जो हमें NADH वगैरह रिक्वायर्ड थे, वो तो ज़ाहिर-सी बात है डे टाइम में ही बन रहे हैं ना, लाइट रिएक्शन से ही बन रहे हैं। तो वो रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फोटोसिंथेसिस आपका सिर्फ लाइट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका टॉपिक एंड हो गया है और आपका तकरीबन ये चैप्टर भी एंड हो गया है। आप लोगों ने बिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्रैब साइकिल कहाँ ऑकर होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में? सेकंड आपका क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे वो ये है कि इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का सबसे अच्छा डिफरेंस बता रही है, ठीक है। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस जो है ना हर वक्त होता है और रेस्पिरेशन सिर्फ लाइट में होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनर्जी को केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर करती है जबकि रेस्पिरेशन जो है एनर्जी को एज एन एटीपी रिलीज करती है। ऑप्शन सी जो है वो रेस्पिरेशन आपकी एनाबॉलिक है और फोटोसिंथेसिस आपका कैटाबॉलिक है। ऑप्शन डी रेस्पिरेशन जो है सिर्फ प्लांट्स में होती है, फोटोसिंथेसिस सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। आई थिंक आंसर वेरी बहुत क्लियर है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कोई आप लोगों को जो है ना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो वो भी हमसे शेयर करेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे। मेहनत करते रहेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें बेटा। हम आपके लिए जो है ना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपसे हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नॉलेज शेयर करें, इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा।